हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। यह क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यानी कि इसमें हमने रिपीटेड क्वेश्चंस को कवर किया है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होने वाला है। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एकेडमी पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाता है तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। और लेटेस्ट अपडेट और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, कौन सी मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है? मानव शरीर की जो सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है ये है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन हार्मोन का उत्पादन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा हार्मोन नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करता है? तो मानव शरीर में नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करता है मेलाटोनिन हार्मोन, जो कि पीनियल ग्लैंड से स्रावित होती है। जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है ये शरीर के हृदय लय को रेगुलेट करता है, यानी कि मेलाटोनिन जो हार्मोन है ये कार्डियक रिदम को रेगुलेट करता है। मेलाटोनिन जो हार्मोन है ये अच्छी नींद को बढ़ावा देता है। मेलाटोनिन हार्मोन जो है मासिक धर्म चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को नियंत्रित करता है और प्यूबर्टी में देरी करता है, यानी यौवन में देरी करता है। तो ये जो है मेलाटोनिन हार्मोन के कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? यानी कि फाइट और फ्लाइट रिएक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो ये जो हार्मोन है एड्रेनलिन हार्मोन है। एड्रेनलिन हार्मोन का जो स्रावण होता है ये एड्रिनल ग्लैंड से होता है। एड्रिनल जो ग्लैंड है ये किडनी के ऊपर स्थित होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है, तो एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ये किडनी के ऊपर होता है और उससे एड्रेनालाइन हार्मोन का स्रावण होता है। अगला क्वेश्चन है, पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि कौन सा हार्मोन संग्रहित करती है? यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन संग्रहित होती है? तो ये होती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि का भाग नहीं है? तो जो सीबेसियस ग्लैंड है ये एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट नहीं है। तो सेबेसियस ग्लैंड किसका पार्ट है? सेबेसियस जो ग्लैंड है ये एक्सोक्राइन ग्रंथि का हिस्सा है। एक्सोक्राइन जो ग्रंथि है इसको वसामय ग्रंथि कहा जाता है। ये त्वचा में सूक्ष्म एक्सोक्राइन ग्रंथियां होती हैं जो स्तनधारियों की त्वचा और बालों को चिकनाई और जलरोधक बनाने के लिए सीबम नामक एक तैलीय या मोमी पदार्थ का स्राव करती है। तो आई होप सेबेसियस ग्लैंड के बारे में आपको पता हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि कितने प्रकार के हार्मोन को स्रावित करती है? जो पिट्यूटरी ग्रंथि है ये 6 प्रकार के हार्मोन को स्रावित करती है। इन 6 हार्मोनों के नाम निम्नलिखित हैं। एक हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन, जिसे शॉर्ट में PRL कहा जाता है। दूसरा है ग्रोथ हार्मोन। तीसरा है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसे शॉर्ट में ACTH कहा जाता है। अगला है लुटेनाइजिंग हार्मोन। अगला है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे शॉर्ट में FSH कहा जाता है। और जो अगला है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे शॉर्ट में TSH कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से हार्मोन स्तन ग्रंथियों के विकास को नियंत्रित करते हैं? स्तन ग्रंथियों के विकास को नियंत्रित करते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है ये स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और उनमें दूध के उत्पादन को नियंत्रित करता है। प्रोलैक्टिन का दूसरा नाम
लैक्टोट्रोपिन है, या ऐसे कह सकते हैं लैक्टोट्रोपिन को हम प्रोलैक्टिन के नाम से जानते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान या प्रसव के बाद जो प्रोलैक्टिन का जो लेवल है ये स्तनों को फैलाने और दूध का उत्पादन करने के लिए प्रेरित करता है। जितने भी प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं या न्यू मदर होती हैं, यानी कि गर्भवती महिलाएं और नई माताएं जो होती हैं, इनमें प्रोलैक्टिन का स्तर आमतौर पर अधिक हो जाता है। तो ये जो सारे फंक्शन हैं, ये सभी फंक्शन जो हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन के हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमस किसका मूल घटक है? हाइपोथैलेमस जो है ये फोर ब्रेन का पार्ट है। तो आपको पता होना चाहिए कि फोर ब्रेन के कौन कौन से पार्ट हैं, और इसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि मिड ब्रेन के पार्ट कौन सा है और हिंड ब्रेन के पार्ट कौन है। तो फोर ब्रेन, जिसे अग्र मस्तिष्क कहा जाता है, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग है ये है अग्र मस्तिष्क, यानी कि फोर ब्रेन। इसके तीन मुख्य भाग होते हैं, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। आप यहाँ देख पा रहे होंगे फिगर में, फोर ब्रेन के जो मुख्य भाग हैं सेरेब्रम है, एक तो यहाँ थैलेमस है और एक है हाइपोथैलेमस। और जो मिड ब्रेन है यानी मध्य मस्तिष्क के तीन मुख्य भाग कौन कौन हैं, एक है कोलिकुली, टेगमेंटम और सेरेब्रल पेंडुलेंस। और जो पश्च मस्तिष्क है यानी कि हिंड ब्रेन है, इसके भी तीन मुख्य भाग होते हैं। इनका नाम है पोन्स, सेरिबैलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो पोन्स यहाँ पे है, मेडुला ऑब्लोंगेटा यहाँ पे है और सेरिबैलम यहाँ पे है। तो ये जो थे ये मस्तिष्क के सारे तीन पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, और इनमें भी अलग अलग पार्ट हैं। तो ये आपको नाम यहाँ पे याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि गुर्दे के ठीक ऊपर स्थित होती है? तो गुर्दे यानी कि किडनी के ठीक ऊपर स्थित होती है अधिविकृत यानी कि एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेलिन हार्मोन का स्रावण होता है, जिसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में चयापचय दर को विनिमय करने के लिए कौन मदद करता है? यानी कि मेटाबॉलिक रेट को विनियमित करने के लिए कौन मदद करता है? तो ये थायराइड मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय में अग्नाशय आइलेट्स जो हार्मोन का उत्पादन करते हैं, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है ग्लूकागॉन। अब ग्लूकागॉन के यहाँ पे हम फंक्शन को देखेंगे। ग्लूकागॉन और इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय आइलेट्स द्वारा जारी किए जाते हैं। ग्लूकागॉन आपके रक्त शर्करा को स्तर को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में कैल्शियम का स्तर किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को नियंत्रित किया जाता है पैराथायराइड ग्लैंड के द्वारा। पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है ये थायराइड के ऊपर, ये जो यहाँ पे आपको फोटो में दिखाया जा रहा है, यहाँ पे स्थित होता है। तो पैराथायराइड का जो काम है ये ब्लड में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करना है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है? तो रक्तचाप को यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर स्थित होती है, और एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेलिन हार्मोन का स्रावण होता है, जिसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित कर सकता है? शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है ये फोर ब्रेन का पार्ट होता है। फोर ब्रेन मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। फोर ब्रेन के तीन मुख्य पार्ट हैं, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस का काम है शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। एक होता मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम है इनवॉलेंट्री एक्शन को नियंत्रित करना, जैसे सांस लेना, सूंघना, छींकना, दिल की धड़कन, ये सब जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करती है? तो ये जो ग्रंथि है ये है
पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रोथ हार्मोन की कमी से क्या होता है? तो ग्रोथ हार्मोन की कमी से बौनापन हो जाता है, यानी कि हाइट छोटी रह जाती है। उस पदार्थ का क्या नाम है जिसे अंतःस्रावी ग्रंथियां रसायन उत्पन्न करती हैं? तो इसका नाम है हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का जो सामान्य स्तर है कितना होता है? तो मानव शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है 180 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। तो हेल्दी के लिए जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये 180 से 200 mg प्रति DL होता है, और रिस्क लेवल पे 200 से 239, और जो डेंजरस जो लेवल होता है यहाँ पे 240 से ज़्यादा हो जाता है। तो नॉर्मल केस में यानी नॉर्मल लेवल पे जो ह्यूमन ब्लड है इसका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है 180 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अच्छा, एक चीज़ और आपको हम बता दें, जो यहाँ पे LDL दे रखा है, LDL का फुल फॉर्म है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और HDL का फुल फॉर्म है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव कितना होता है? तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव होता है 120 mmHg, ये सिस्टोलिक होता है, और जो 80 mmHg है ये डायस्टोलिक होता है। तो ये जो चार्ट हमने दिखाया है ये ब्लड प्रेशर का हमने चार्ट दिखाया है, जिसमें नॉर्मल, एलिवेटेड और हाई ब्लड प्रेशर के यहाँ पे रेंज दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का जो डेंटल फार्मूला है ये क्या होता है? मनुष्य का जो डेंटल फार्मूला होता है ये होता है 2123/2123। इसका मतलब ये हुआ, ये जो आपको फोटो दिख रहा है यहाँ पे आई का मतलब है इंसीजर, सी का मतलब है कैनाइन, PM का मतलब है प्री मोलर, और M का मतलब मोलर। तो जो इंसीजर जो होता है ये 2 होता है, कैनाइन 1 होता है, और प्री मोलर को बाइकपस भी बोला जाता है, ये जो होता है 2 होता है, और जो मोलर होता है ये 3 होता है। तो यहाँ पे फोटो में ये जो 3 दिखाया जा रहा है यहाँ पे ये 3 मोलर है। तो ये जो है 2123 ऊपर होता है और 2123 नीचे होता है, तो टोटल मिला के क्या होता है ये 32 होते हैं। तो मनुष्य के जो दांत का फार्मूला होता है 2123/2123 होता है, और बच्चों का जो दांत का फार्मूला होता है 2102/2102 होता है, क्योंकि बच्चों में जो प्री मोलर होता है ये 0 होता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो हमारे शरीर में कुल 639 मांसपेशियां होती हैं, यानी कि एडल्ट की अगर बात करें तो एडल्ट में 369 जो है टोटल मसल्स होती हैं। अगर चिल्ड्रेन की बात करें तो बच्चों में 700 से ज़्यादा मसल्स होती हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि बोन से कौन ज्वाइन करता है। तो बोन से जोड़ने वाले को हम लिगामेंट कहते हैं, बोन को मसल से जोड़ने वाले को टेंडन कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मसल्स के स्टडी को क्या कहते हैं, मसल्स के स्टडी को हम कहते हैं मायोलॉजी, फंगी के स्टडी को हम कहते हैं माइकोलॉजी, और एल्गी के स्टडी को हम कहते हैं फाइकोलॉजी। तो आपको मायोलॉजी और माइकोलॉजी में कंफ्यूज नहीं होना है। जो मायोलॉजी होता है ये मसल्स के स्टडी को कहा जाता है, और माइकोलॉजी जो होता है ये फंगी के स्टडी को कहा जाता है, और फाइकोलॉजी जो होता है ये एल्गी के स्टडी को कहा जाता है। तो बोन को बोन से कनेक्ट करता है लिगामेंट, बोन को मसल से कनेक्ट करता है टेंडन, स्टडी ऑफ मसल्स कहा जाता है मायोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगी माइकोलॉजी, और स्टडी ऑफ एल्गी फाइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका के किस घटक को रसोई घर कहा जाता है? यानी प्लांट सेल के किस पार्ट को हम रसोई घर कहते हैं? तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है, इसे जो है पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, यानी किचन सेल ऑफ
प्लांट कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट में एकमात्र पाया जाने वाला तत्व है मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की आत्मघाती थैलियाँ किसे कहा जाता है? तो जो लाइसोसोम होता है इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, यानी कि सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। तो एनिमल जो सेल होता है इसमें राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है जिसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर एनवलप होता है, साइटोप्लाज्म होता है, गोल्जी अपरेटस होता है। राइबोसोम में आरएनए का संश्लेषण होता है और लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग ऑफ एनिमल सेल कहा जाता है। तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है क्योंकि इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जमा होते हैं। इन एंजाइमों का उपयोग कोशिका में जटिल अणुओं को पचाने के लिए किया जाता है। जब साइटोप्लाज्म में छोड़ा जाता है तो ये एंजाइम कोशिका को पचा सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें कोशिका का आत्मघाती थैली यानी आत्मघाती बैग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी को किसने प्रपोज किया? तो ये किया चार्ल्स डार्विन ने। अगला क्वेश्चन है, तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है? तो तारपीन का जो तेल है ये देवदार वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? त्वचा की जो सबसे ऊपरी परत है इसको एपिडर्मिस कहा जाता है। तो त्वचा की 3 परतें होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। तो एपिडर्मिस जो होता है ये त्वचा का सबसे अपर मोस्ट लेयर होता है और इसमें भी कई लेयर होते हैं जैसे स्ट्रेटम कॉर्नम, स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम बेसल्स। तो अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सके कि एपिडर्मिक में जो स्ट्रेटम कॉर्नियम कहाँ पाया जाता है तो ये सबसे ऊपर होता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन इतना डीप में नहीं पूछेगा, आपसे केवल यही पूछेगा कि त्वचा की जो सबसे ऊपरी परत है कौन सी है? तो एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के नीचे क्या होता है? डर्मिस होता है। डर्मिस के नीचे क्या होता है? हाइपोडर्मिस होता है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में पाया जाने वाला एकमात्र तत्व कौन सा है? क्लोरोफिल में पाया जाने वाला एकमात्र तत्व है मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, वे पौधे जो जल तनाव की स्थिति में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ऐसे पौधे जो जल तनाव यानी कि अंडर वाटर स्ट्रेस में जो उगते हैं उन्हें जेरोफाइट्स कहा जाता है, यानी मरुभीत कहा जाता है। ये प्लांट अधिकतर रेगिस्तानी क्षेत्र में उगते हैं और इनमें ये कटीले निकल जाते हैं। तो जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ पे ये जो हैं पौधे उगते हैं जिन्हें जेरोफाइट्स कहा जाता है, यानी कि मरुदभीत कहा जाता है, और ये वाटर स्ट्रेस कंडीशन में उगते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोधी दवाओं में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो मलेरिया रोधी दवाओं में हम क्लोरोक्विनिन का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बीमारी को साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है? तो हाई ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं क्योंकि इसका किसी भी प्रकार का सिम्टम नहीं दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, मानव लार में किस नामक एंजाइम पाया जाता है? मानव के लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? तो जो थाइमस जो है ग्लैंड है ये ओल्ड एज में डिसअपियर हो जाती है, यानी कि लुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन यानी प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी का जो लाइफ होता है 120 दिन होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि के रूप में किसे जाना जाता है? मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है पीयूष ग्रंथि को, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन की प्रक्रिया कहलाती है माइटोसिस। 2 प्रकार से कोशिका का विभाजन होता है, एक माइटोसिस, एक
मियोसिस। तो माइटोसिस में जो पेरेंट सेल होता है 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, और जबकि मियोसिस में जो पेरेंट सेल होता है ये 4 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे के शरीर का कौन सा भाग उसके सभी भागों के लिए भोजन और अन्य पदार्थों के वाहक के रूप में कार्य करता है? तो ये है फ्लोएम। अगला क्वेश्चन है, पौधे में जल का संवहन यानी कि वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है ये किसके द्वारा होता है? तो ये जाइलम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, शीतल पेय में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा एसिड यूज होता है? तो सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड यूज होता है जिसका केमिकल फार्मूला होता है H2CO3। अब आपको कुछ केमिकल फार्मूले के नाम यहाँ पे याद करना है। बेकिंग पाउडर का जो केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3 होता है और इसका जो रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट है। ब्लू विट्रॉल यानी कि नीला थोथा को कॉपर सल्फेट कहते हैं, इसका फार्मूला है CuSO4.XH2O। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है और इसका केमिकल फार्मूला जो होता है CaOCl2 होता है। क्लोरोफॉर्म इसे ट्राईक्लोरोमेथेन कहते हैं और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है CHCl3 होता है। चाक यानी कि खड़िया मार्बल, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है और इसका फार्मूला होता है CaCO3। कैल्शियम पोटास को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, इसका केमिकल फार्मूला होता है KOH। कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र है NaOH। ड्राई आइस यानी कि सूखा बर्फ, इसको बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, सॉलिड CO2। एप्सम को हम मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से जानते हैं, यानी एप्सम का जो रासायनिक नाम है मैग्नीशियम सल्फेट है और इसका जो रासायनिक सूत्र है MgSO4 है। जिप्सम का जो रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट है, इसका केमिकल फार्मूला होता है CaSO4.2H2O। ग्रीन विट्रॉल यानी कि इसे हम फेरस सल्फेट कहते हैं और इसका जो रासायनिक सूत्र है FeSO4 है। हैवी वाटर को हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, इसका केमिकल फार्मूला है DTO। विनेगर को हम एसिटिक एसिड कहते हैं, इसका फार्मूला है CH3COH। वॉशिंग सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, यानी कि वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है और इसका केमिकल फार्मूला है Na2CO3। स्लैग्ड लाइम यानी कि जो स्लैग्ड लाइम होता है, इसका जो रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस होता है। पोटास यानी फिटकरी का जो रासायनिक नाम है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट और इसका केमिकल फार्मूला है K2AlSO4 होल ट्वाइस डॉट 12H2O। क्विक लाइम को हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं और इसका जो केमिकल फार्मूला है CaO है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम कैल्शियम सल्फेट कहते हैं, इसका केमिकल फार्मूला है CaSO4.12H2O। मोहर साल्ट का जो रासायनिक नाम है अमोनियम फेरस सल्फेट है, इसका केमिकल फार्मूला होता है NH4 होल ट्वाइस FeSO4 होल ट्वाइस डॉट 6H2O। वाइट विट्रॉल यानी जिसका रासायनिक नाम है जिंक सल्फेट और इसका रासायनिक सूत्र है ZnSO4.7H2O। मार्स गैस यानी जिसे मीथेन कहते हैं, यानी मार्स गैस को मीथेन कहा जाता है और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है CH4 होता है। मैग्नीशिया को मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है, इसका केमिकल फार्मूला MgO है। लाफिंग गैस का जो रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड है और इसका जो रासायनिक सूत्र है N2O है। बर्मेलियम का जो रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फेट है और इसका जो रासायनिक सूत्र है HgS है। शुगर का जो रासायनिक नाम है
सुक्रोज है और इसका जो फार्मूला होता है C12H22O11। TNT जिसे ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन कहा जाता है, इसका केमिकल फार्मूला है C7H5N3O6। सैंड जिसका रासायनिक नाम है सिलिकॉन ऑक्साइड और इसका केमिकल फार्मूला है Si2। स्टडी ऑफ एल्गी को क्या कहा जाता है? तो स्टडी ऑफ एल्गी को कहा जाता है फाइकोलॉजी। अब आपको कुछ जो ब्रांचेज हैं साइंस के, उनके स्टडी के क्या कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अर्थ के स्टडी को कहते हैं जियोलॉजी, आँखों के अध्ययन को कहते हैं ऑप्थोमेलॉजी, हड्डियों के अध्ययन को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी, किडनी के अध्ययन को कहते हैं नेफ्रोलॉजी, लीवर के अध्ययन को कहते हैं हिपैटोलॉजी, ब्लड के अध्ययन को कहते हैं हीमेटोलॉजी। तो हिपैटोलॉजी और हीमेटोलॉजी में आप कंफ्यूज मत होना। स्किन के अध्ययन को बोलते हैं डर्मेटोलॉजी, हृदय यानी कि हार्ट के स्टडी को बोलते हैं कार्डियोलॉजी, कैंसर के स्टडी को बोलते हैं ऑन्कोलॉजी, बालों के अध्ययन को कहा जाता है ट्रिकोलॉजी, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क के अध्ययन को कहा जाता है एन्सेफेलियोलॉजी, सेल्स के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। टिश्यू के अध्ययन, ये टिश्यू मतलब ऊतक, इसके अध्ययन को कहते हैं हिस्टोलॉजी, फंगी के स्टडी को कहते हैं माइकोलॉजी, वायरस के स्टडी को कहते हैं वायरोलॉजी, यूनिवर्स के स्टडी को बोलते हैं कॉस्मोलॉजी, बर्ड्स के स्टडी को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी, फ्रूट्स के अध्ययन को बोलते हैं पोमोलॉजी, सॉइल के अध्ययन को बोलते हैं पेडोलॉजी, और लैंग्वेज के अध्ययन को बोलते हैं फिलोलॉजी, और हवा के अध्ययन को बोलते हैं एयरोलॉजी। तो जितने भी ये साइंस के स्टडी हैं इनके नाम आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग बीज एजेंट के रूप में किया जाता है। तो किसके उपयोग के लिए किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का जो उपयोग है ये आर्टिफिशियल रेन के लिए होता है, यानी कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। वनस्पति घी का संश्लेषण किस उत्प्रेरक की सहायता से किया जाता है? वनस्पति घी का जो संश्लेषण है ये निकेल के उपस्थिति में किया जाता है। ब्रेड में जो सूजन किसके कारण होता है, यानी कि ब्रेड में जो स्पंज जो आता है, स्वेलिंग आता है, किसके कारण होता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें भर जाता है, तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। सिगरेट का जो लाइटर होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो उसमें भरी होती है ब्यूटेन। अग्निशामक यंत्र यानी कि जो फायर एक्सटिंगाइजर होता है, इसमें कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फायर एक्सटिंगाइजर में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने में मदद करती है और जो ऑक्सीजन जो है ये आग को जलाने में सहायता प्रदान करती है। मेटल ऑफ फ्यूचर किसे कहा जाता है, यानी कि भविष्य की धातु कौन है? तो टाइटेनियम जो है इसे भविष्य का धातु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिग बैंग के बाद उत्पन्न होने वाला पहला तत्व कौन सा था? तो हाइड्रोजन जो है ये बिग बैंग के बाद उत्पन्न होने वाला पहला तत्व था। अगला क्वेश्चन है, संपर्क प्रक्रिया द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड के संश्लेषण के लिए किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? यानी जो सल्फ्यूरिक एसिड हम बनाते हैं कांटेक्ट प्रोसेस के द्वारा, तो जो संश्लेषण करते हैं इसमें कौन सा उत्प्रेरक हम इस्तेमाल करते हैं? तो ये उत्प्रेरक यूज किया जाता है प्लैटिनम। पिक्रिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? पिक्रिक अम्ल का जो रासायनिक नाम है ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ट्राइनाइट्रोफिनॉल। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया जिसका रासायनिक सूत्र है NH3 को संश्लेषित करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो ये हैबर प्रोसेस के द्वारा अमोनिया का संश्लेषण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस यौगिक अम्ल को आमतौर पर एस्पिरिन के नाम से जाना जाता है? तो जो एसिटाइल सैलिसिलिक जो एसिड है इसको एस्पिरिन के नाम से जाना जाता है। नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। गुब्बारे भरने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो गुब्बारे को भरने के लिए हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि हीलियम सबसे हल्की गैस है जिससे कि
ये जल्दी से ऊपर उठेगी। बैराइटा वाटर के नाम से किसे जाना जाता है? तो बेरियम हाइड्रोक्साइड को बैराइटा वाटर के नाम से जाना जाता है। विटामिन डी के सर्वोत्तम स्रोत कौन से हैं? तो जो सनलाइट और फिश लीवर होता है, यह विटामिन डी का सर्वोत्तम सोर्स है, यानी कि बेस्ट सोर्स है किसका? विटामिन डी का। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सी गैस है? बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन, जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है। मीथेन गैस का जो केमिकल फार्मूला है CH4 है। मीथेन गैस जो है दलदली स्थानों पे भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में उपयोग किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट का। अगला क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो चेन रिएक्शन में न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल करने के लिए यूज होता है कैडमियम की रॉड, यानी कैडमियम की छड़ इस्तेमाल किया जाता है जो चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफॉर्म विषैली गैस में परिवर्तित हो जाती है फॉस्जिन में, यानी कि सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफॉर्म जो है किस विषैली गैस में परिवर्तित हो जाती है? तो ये फॉस्जिन गैस में परिवर्तित हो जाती है, जो कि जहरीली गैस है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। बी और सी विटामिन जो है ये जल में घुलनशील हैं, बाकी जो है ए, डी, के ये जो हैं वसा में घुलनशील हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में उपयोग किए जाने वाले सबसे आम परिरक्षकों में कौन सा है? तो जो खाद्य प्रसंस्करण यानी कि जो प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज किया जाता है, बेंजोइक एसिड का उपयोग किया जाता है, यानी कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में प्रिजर्वेटर्स के रूप में यूज होता है बेंजोइक एसिड। अगला क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता के लिए कौन से यौगिक जिम्मेदार है? दो प्रकार की कठोरता होती है, एक अस्थायी कठोरता होती है और एक अस्थायी कठोरता होती है। तो जल की जो अस्थायी कठोरता है ये इसके लिए कौन सा यौगिक जिम्मेदार है? तो ये सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स और क्लोराइड से ये जल की अस्थायी कठोरता होती है। और जल की अस्थायी कठोरता के लिए कौन से यौगिक कारण होती है? तो जो कैल्शियम और जो मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट होते हैं इससे जल की अस्थायी कठोरता होती है। अगला क्वेश्चन है, अंडे का छिलका किसका बना होता है? तो अंडे का जो छिलका होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिसका फार्मूला है CaCO3। कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है, यानी कि कौन सी विटामिन फैट में सॉल्युबल है? तो A, D, E और K ये जो विटामिन है वसा में घुलनशील है, जबकि B और C ये वाटर में घुलनशील है, पानी में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था और यह किसके द्वारा किया गया था? तो प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला जो कार्बनिक यौगिक था यूरिया था, जिसका फार्मूला होता है NH2CONH2 और ये फ्रेडरिच हुलर के द्वारा इसको संश्लेषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार किसका बना होता है? फ्यूज तार जो है लेड और टीन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, किसका उपयोग गैल्वेनाइज्ड आयरन पर कोटिंग करने के लिए किया जाता है? तो गैल्वेनाइज्ड आयरन पर कोटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है जिंक का। अगला क्वेश्चन है, समुद्री गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए किन गैसों का उपयोग करते हैं? तो जो समुद्री जो गोताखोर होते हैं ये ऑक्सीजन और हीलियम का उपयोग करते हैं पानी के अंदर सांस लेने के लिए। अब आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटी और उनके यूनिट को याद करना है। लेंथ का जो यानी लंबाई का जो मात्रक है मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, समय का मात्रक सेकंड है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, टेम्परेचर का मात्रक केल्विन है,
इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो मात्रक है कैंडेला है, और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस का जो मात्रक है मोल है। फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति का जो मात्रक है हर्ट्ज है। ऊर्जा का मात्रक जूल है। बल का मात्रक न्यूटन है। पावर का मात्रक वाट है, यानी कि शक्ति का जो मात्रक है वाट है। दाब का मात्रक पास्कल है। इलेक्ट्रिक चार्ज या क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का जो मात्रक है कूलाम है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विभवांतर का जो मात्रक है वोल्ट है। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। कंडक्टेंस का जो मात्रक है सीमेन है। कैपेसिटेंस का मात्रक फैरेड है। मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक वेबर है। इंडक्टेंस का मात्रक हेनरी है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मात्रक टेस्ला है। इल्यूमिनेशन का मात्रक जो है लक्स है, और ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक जो है ल्यूमेन है। तो ये सभी जो फिजिकल क्वांटिटी हैं इनके जो मात्रक हैं आपको याद कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन है, समान उत्पत्ति और समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो समान उत्पत्ति यानी कि सिमिलर ओरिजिन एंड समान कार्य को संपादित करना यानी कि सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करना। तो इसको क्या कहा जाता है? इस समूह को कहते हैं हम टिश्यू यानी कि उत्तक, और जो उत्तकों का अध्ययन होता है इसको हिस्टोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है? तो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी है मार्सेलो मैलपिघी। तो ये थे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमी।